अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जनवरी 2026 की 7 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। आज का ये व्लॉग डिफरेंट इसलिए होने लगा है क्योंकि ये रवायती खबरों से हटकर तीन ऐसी चीजें यानी 3 डायमेंशनल एनालिसिस में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहला ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या चाह रही है, क्या करने जा रही है। कोई बड़ा फैसला हुआ नहीं हुआ। हुकूमत और उनके दोस्त यार बशमूल साफी और फिर वो लिफाफी जितने भी हैं, वो इस वक्त क्या करने की पोजीशन में है, खास तौर के ऊपर कल की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तीसरा, खान साहब की एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है अडियाला जेल के अंदर। बुशरा बीबी साहिबा के साथ होने वाली मुलाकात के अंदर क्या बात हुई है, वो तमाम मामला जो लोग बाहर बैठकर गेज कर रहे हैं, क्या वाकईतन अंदर भी वही चल रहा है या इससे बिल्कुल बरखिलाफ चल रहा है। आज पाकिस्तान का जो कहते हैं ना कि मईशत और सियासत की रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान का शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद के अंदर बड़ी उठक बैठक हुई, अदालतों के अंदर भी और फिर पार्लियामान से जुड़े हुए जो शख्सियात हैं उनके दस्तरस में जो मामलात है उनके अंदर भी, यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और फिर नेशनल डायलॉग कमेटी का एक बड़ा इजलास, उसका एलामिया जारी हुआ, लेकिन उसमें इमरान खान साहब का तज़किरा ही नहीं था। ये कहानी क्या हुई है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आपको पता ही है कि शहर इस्लामाबाद के अंदर स्मॉग और फॉग होना शुरू हो गई है, उसके ऊपर सीडीए का एलामिया आ गया है। वो भी हम हिल गए हैं कि ये क्या एलामिया आया है, आई मीन कि ये क्या बात है भाई। यानी जब आप अपनी मर्जी से दरख्त लगा रहे थे तो उसको आपने कहा कि ये पोलन बहुत क्रिएट कर रहा है, अब आपने काट डाले हैं तो आप कहते हैं कि उस पोलन के खात्मे के लिए दरख्तों का खात्मा। मतलब ये वो चीज है जिसके ऊपर डिबेट बनती है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इसलिए आपने तवक्कुफ नहीं करना, ना रुकना है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स है। एहतजाज करना चाहें तो आपके पास एक ही रास्ता है जो कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आप हम सबको बता दिया है। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं छोड़ा गया, और जो करना चाहता है फिर उसके साथ क्या होता है वो हमने अपनी आंखों से देख लिया है। हालात बड़ी गिरानी की जानिब बढ़ रहे हैं या हालात पलटा खा रहे हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूं जी। सबसे पहली बात यह, 3 इंतहाई अहम फैसले हैं, वो क्या है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहला, हुकूमत की सरबराही में, हुकूमत की सरपरस्ती में कल वाली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंप्रेशन ये आ रहा है, तासुर ये कायम हो रहा है, और फिर लोग हुकूमती सफों के अंदर बैठकर ये गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पत्ता काट दिया गया। पत्ता काटने का मतलब क्या है? कहा यह जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले चंद दिनों के अंदर, जो कि वाकईतन मेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बशमूल सुहेल आफरीदी साहब, उसको कलअदम करार दिए जाने की तजवीज ऑन द टेबल है। अच्छा, अब कलअदम की जो डेफिनेशन होती है हमारे यहाँ, वो ये होती है कि जो एक एक्सट्रीम, जिसको आप फॉलोइंग कहते हैं दुनिया में, या जो दूसरी तरफ के लोग हैं उसको कल्ट कहते हैं ना, कि कल्ट नहीं होती, फॉलोइंग होती है। जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया गया और बहुत सारे लोगों को लेबल कर दिया गया, इसी तरह पीटीआई को 2-3 फैक्टर से जोड़कर, एक तो एक्सट्रीमिज्म के साथ जोड़कर, दूसरा बहुत ज्यादा हार्डकोर रिलीजन के साथ जोड़कर, और तीसरा केपीके के अंदर टेररिज्म के साथ जोड़कर इस हुकूमत के जेर इंतजाम ये फैसला कहीं हो रहा है या जेर गौर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले चंद हफ्तों के अंदर कलअदम करार दे दिया जाए। अब ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा, कलअदम की डेफिनेशन क्या है जी? आपको जलसा करने की इजाजत नहीं होती, आपको गैदरिंग करने की इजाजत नहीं होती, आपको अपने पार्टी नाम के बैनर के तले एहतजाज करने की इजाजत नहीं होती, इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं होती, खुलेआम आप जो है गुफ्तगू नहीं कर सकते, सजाएं आपको बिल उमूम या बिल खुसूस मिलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आपके लिए सख्तियां बढ़ जाती हैं, आपके ट्रैवलिंग पर पाबंदी होती है, अकाउंट्स फ्रीज हो जाती हैं टेरर फाइनेंसिंग की मद में, और फिर आपके लिए जो शिकंजा है उसको सख्त कर दिया जाता है। ये उमूमी तौर पर जो 4th शेड्यूल और फिर इस तरह के मामलात होते हैं उनके साथ ये चीज रवा रखी जाती है, और हमने माजी में देखा भी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर, बड़ा डिटेल्ड व्लॉग होगा इसलिए आपने गौर से सुनना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑलरेडी ये सारी चीजें फेस कर रही है।
آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا الیکٹورل سائن چھینا گیا, بڑی مشکل کے ساتھ ان کو دوچار کیا گیا مشکلات سے. اس کے باوجود وہ چمچے, بیلچے, کنچے, بیڈ شیٹ اور امرود اور بینگن ایسے الیکٹورل سائنس کے اوپر انہوں نے جیت کر دکھایا, اور 2024 کے اندر یہ ہو گیا. فارم 45 سے جیتا انہوں نے, 47 نے سپر سیڈ کر دیا لیکن جیتا. پھر ان کی جماعت کو ڈسمینٹل کیا گیا, الیکشن کمیشن ان کو آج تک ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ان کے پارٹی چیئرمین بھی انٹرا پارٹی الیکشن کے مطابق ابھی تک پارٹی چیئرمین نہیں ہے, بیرسٹر گور صاحب. ایسے حالات کے اندر وہ بطور پارٹی کبھی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں, کبھی MWM کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں. بہرحال بطور پارٹی ان کو تو ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا جائے. پھر جی سزائیں, 180 سے زائد کیسز, 200 سے زائد کیسز عمران خان صاحب کے اوپر, تقریباً ہر پولیٹیکل فگر کے اوپر جو کہ کمپرومائز نہیں ہے ان کے اوپر بھی, جو کمپرومائز ہے ان کے اوپر, سب کے اوپر کیسز ہوئے. سزائیں بھی تقریباً اکثریت کو سنائی جا چکی ہیں. ٹھیک ہے, پھر دائرہ مشکل کر دیا گیا. سب کو پتا ہے کہ حد درجہ دائرہ مشکل کر دیا گیا, جینا مشکل کر دیا گیا. ابھی تک جو لیجٹمیسی ہے وہ KPK گورنمنٹ کی نہ ہونے کے برابر ہے. ان کو فنڈز نہیں دیے جا رہے. شوکت خانم کے جو اکاؤنٹس تھے وہ فریز کر دیے گئے. تو پیچھے رہ کیا گیا, مطلب کلعدم کیسے قرار دینا ہے. تو میرا کلعدم قرار دینے کا اس وقت اس حکومت کو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو PTI کے حق میں بات کرتے ہیں ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا, کیونکہ ایک کلعدم جماعت ہے, آپ اس کے فیور میں بات نہیں کر پائیں گے. کانسٹیٹیوشنل جو ویز اینڈ مینز ہیں اور لا ہے وہ آپ کو گرل کرے گا, اس لیے وہ بات نہیں کر پائیں گے. جو اتنی زیادہ آواز اٹھ رہی ہے وہ آواز نہیں اٹھ پائے گی. یہ سوچ ہے, حکومت کی سوچ ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آنے والے چند دنوں پتہ چل جائے گا. یہ ون سائیڈڈ پرسپیکٹو میں بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت کیا سوچ رہی ہے. اب سیکنڈ پرسپیکٹو, پاکستان تحریک انصاف زیر قیادت اس وقت علامہ راجہ ناصر عباس, محمود خان اچکزئی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر اور پھر بیرسٹر گور صاحب, اسد کیسر صاحب, یہ سوچ رہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں اگر یہ فسطائیت مزید بوم کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کر باہر جا سکتی ہے. یہ دوسرا بڑا فیصلہ, یعنی ایک سائیڈ کا فیصلہ وہ تھا, دوسری سائیڈ کا فیصلہ یہ ہے. اب آ جاتے ہیں تیسرا کیا, بشرا بی بی اور خان صاحب کی ملاقات, جو میرے پاس اڑتی اطلاعات, ظاہر ہے ہمارے سورسز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بندہ سن لیتا ہے کہیں سے. وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے 3-4 پوائنٹس کے اوپر خان صاحب سے بات کی ہے, تو اس کے اوپر خان صاحب نے صاف مبینہ طور کے اوپر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ چاہتے ہیں. سہیل آفریدی کو لیڈ کرنے کا آپشن دے دیا گیا ہے. وہ 8 فروری کو ایک پہیہ جام ہڑتال کی کال چاہتے ہیں اور پبلک کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. وہ کہتے ہیں کہ انقلاب اس قوم کا حق ہے اور وہ اس کو لا کر رہیں گے. تو یہ اب تک کی جو ڈسکورس ہے 3 ڈائمینشنل, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اب اس کا جو فردر انڈیکیٹر ہے وہ اس صورت میں ہمیں دیکھنے کو ابھی مل رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو ہے وہ ان ایکسیپٹڈ چیئرمین ہے. انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 8 فروری کو پورے ملک میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہوگی. 8 فروری کو پورے ملک میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے. ابھی اصل اعلان مزار قائد کے اوپر ہونا باقی ہے, چاہے وہ لانگ مارچ کا ہو یا اس سے پہلے لاہور کے اندر ایک اور موومنٹ کو نیکسٹ سپیل دینے کا ہو, وہ سہیل آفریدی صاحب کریں گے. اس کا انتظار یقیناً کیا جائے گا. اچھا, قومی ڈائیلاگ کمیٹی کے زیر انتظام, اچھا یہ 3 ڈائمینشنل انالیسس میں نے رکھ دیا. آپ کہتے ہیں نا ہمیشہ گلا کرتے ہیں, تو قومی ڈائیلاگ کمیٹی نے کیا کیا ہے؟ آپ سے ایک سوال ہے, پبلک پول ہے. آپ کی نظر میں ہمارا قومی سنگھالوجسٹ سمجھتے ہیں جس کو دور سے یوں کرے اور اس کو پتہ چل جائے کہ تو کیا ہو رہا ہے. میں کوئی اور نام نہیں دے رہا, نام آپ دے دیجیے گا کامنٹس میں. قومی سنگھالوجسٹ کون ہے؟ 3 آپشن میں دے رہا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب, منیب فاروق صاحب, بینش سلیم صاحبہ. یہ 3 اس وقت ٹاپ پہ جا رہے ہیں. ان تینوں کے درمیان انتہائی سخت مقابلہ ہے. میکسیمم کامنٹس کر کے آپ نے نیچے بتا دینا ہے. چوتھا آپشن یہ ہے, آپ اپنی مرضی کا کوئی نام بھی لکھ سکتے ہیں. چوتھا آپشن, چلے 4 آپشن دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا جی, انسداد دہشت گردی عدالت میں, اچھا قومی ڈائیلاگ کمیٹی کے زیر انتظام کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا اور اس میں خان صاحب کی رہائی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو وہ چیز جس کو ہم بہت زیادہ عرصے سے ڈسکس کر رہے تھے وہ اب سامنے آ گئی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں جی. اس کے علاوہ
सादकाबाद केस में प्रोसिक्यूशन और वकला सफाई की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमे की समाअत की रोजाना की बुनियाद पर करने की दरख्वास्त की गई। अदालत का मुकदमे की समाअत की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का हुक्म जारी। समाअत कल 8 जनवरी को केस ट्रायल के लिए मुकर्रर की गई है। अलीमा खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जनाब, तो ये भी राइटिंग ऑन द वॉल है कि अगर आने वाले चंद दिनों में हालात मजीद सख्त हो रहे हैं तो अलीमा खान साहिबा को जिस तरह ट्वीटू सुल्तान की जानिब से सजा सुना दी गई है, तो ये सजा भी हो सकता है कि उनको सुना दी जाए। बड़े मुश्किल हालात हैं, इन मुश्किल हालात के अंदर क्या होता है वो आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। शर्जील इनाम मेमन साहब कहते हैं कि सुहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम करते हैं, बहैसियत वजीर आला उन्हें सिक्योरिटी भी देंगे और प्रोटोकॉल भी देंगे। जबकि सुहेल आफरीदी ने इंतहाई सख्त रद्दमल देते हुए कहा है कि खैर पख्तूनख्वा की बच्चियों का भाई अभी जिंदा है, तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी आंखों में खौफ आपका ख्वाब रहेगा। यह सुहेल आफरीदी साहब का जुमला है। आने वाले चंद दिन में जो हालात हैं वो पलटा खाते हैं नहीं खाते, ये सब उस 36 के आंकड़े के लूजन होने के ऊपर डिपेंड करता है। ये 36 का आंकड़ा है ना, ये पहिए मशीनें आपस में गरारियां अटकी हुई हैं, ये अगर थोड़ी सी भी किसी एक साइड पे शिफ्ट मारती हैं, जो स्पेस बनेगी वो डिसाइड करेगी कि हालात किस तरफ पलटा खाते हैं। इस वक्त सिचुएशन बड़ी मुश्किल है, इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने की जरूरत है, ये अभी तक किसी को समझ में आके नहीं दे रही। शेर अफजल मरवा साहब कहते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी केस में आईजी इस्लामाबाद को बुलाया और कहा अगर ये गिरफ्तार हुए तो तुम अंदर जाओगे। उसके बाद शहरियार आज तक रिहा है। जो मुल्क पर आफत पड़ी है उसकी जिम्मेदार अदलिया है। अदलिया और बार्स अगर सरेंडर ना करती तो ये आफत ना आती। इट इज एप्टली पॉइंटेड आउट, मैं आपको सही बता रहा हूं कि ये हालात जो हैं मुल्क में अदालतों के इंडिपेंडेंट होने से मशरूत है। अगर अदालतें ये कर जाएं तो कोई इतना बड़ा मुश्किल मामला नहीं है जिसको सुना या समझा ना जा सके। जनाब, आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा से वाबस्ता एक खबर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से LHC सस्पेंड्स पंजाब ऑर्डर कैंसलिंग ई बस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के लिए भी कोई इतनी आसानी नहीं है। जो आने वाले चंद दिन हैं उसमें एक और चीज, एक और जो हाइपोथेसिस है वो ज्यादा प्रिवेल कर रहा है कि कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, अगले व्लॉग में शेयर करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ उतनी चीजें शेयर करूं जितनी आप जो है इस वक्त अब्जॉर्ब कर सकते हैं। जनाब, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, ज़्यादा लगती हो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में तालिबान के काबुल टेक ओवर पर एक जश्न का समा था, उस वक्त जो लोग कर रहे थे वो किधर हैं, उनसे सवाल किया जाए। आज मोदी से मुतालिक ट्रंप ने कह दिया कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नकल उतारते हुए कहा कि हलफ बर्दारी के बाद मोदी मुझसे मिलने के लिए बेताब थे लेकिन मैंने उनको लिफ्ट नहीं कराई, अब टैरिफ भुगतना पड़ेगा इनको। जो हालात बन गए, इन हालात के अंदर क्या होता है इसके ऊपर मजीद डिस्कोर्स अगले व्लॉग के अंदर। दुआ में याद रखिए। मैक्सिमम कॉमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।